वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। चैप्टर सेकंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हम कहाँ तक पढ़ चुके थे? ईसोफेगस तक हम पढ़ चुके थे। लास्ट जो टॉपिक चल रहा था हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स में न्यूट्रिशन हम पढ़ रहे थे और उसमें हमने टीथ के बारे में, टंग के बारे में, ईसोफेगस के बारे में, सलाइवा के बारे में, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब आज हमें पढ़ना था स्टमक के बारे में, है ना। हमारा फूड जो है बक्कल कैविटी से होते हुए दांतों से चबाया, टंग से सलाइवा मिक्स हुआ, टंग ने सलाइवा से मिक्स करवाया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? ईसोफेगस में पहुंचा। ईसोफेगस से हमारा कहाँ पहुंचना था? स्टमक में, हमारे पेट में। तो आज हम पढ़ेंगे स्टमक के बारे में। द स्टमक इज अ थिक वॉल्ड मस्कुलर बैग विद द लाइनिंग डेट कंटेन्स डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। स्टमक जो है एक जे टाइप का ऐसा कुछ करके एक बैग होता है, बैग जैसा होता है, ठीक है। इसकी जो ये बॉल्स हैं ये बहुत ज़्यादा मोटी होती हैं और ये एक मस्कुलर बैग होता है। मस्कुलर बैग अगर हम कहें तो मस्कुलर बैग यानी कि मांस से बना हुआ है। जैसी हमारी टंग जो है उसमें हड्डियां तो नहीं होती है ना, टंग भी क्या है? मस्कुलर है। ऐसे ही ये बैग जो स्टमक जो है, जो हमारा स्टमक भी क्या है? टोटली मस्कुलर है ना, बिल्कुल मांस ही मांस से बना हुआ है। अच्छा, मोटे मोटे मांस की परत से ये दीवार इसकी बनी हुई है ना। कुछ लाइनिंग्स होती हैं इसमें, ठीक है, कहीं कहीं से निकलती हैं जो लाइनिंग्स, जो कि कहलाती हैं हमारी, जिनमें क्या होती है? हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं। ग्लैंड्स हमने पढ़ी थी। ग्लैंड्स जो है हमारी बॉडी में पाई जाती हैं। ग्लैंड्स क्या काम करती हैं? जूस के सीक्रेशन का। हर ग्लैंड से कोई ना कोई जूस निकलता है। सलाइवरी ग्लैंड से क्या निकलता है? सलाइवा निकलता है, यानी कि लार निकलती है। पेट में पाई जाती हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहें तो डाइजेस्टिव यानी कि जो खाना पचाने में जो ग्लैंड्स मदद करती हैं वो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो इनसे जो जूस निकलता है वो खाने को पचाने में मदद करता है। These glands produce three important secretion in the inner lining of stomach। पेट के अंदर तीन चीज़ें सीक्रेट करती हैं ये डाइजेस्टिव ग्लैंड। तीन चीज़ें सीक्रेट करती हैं। क्या क्या? म्यूकस। सबसे पहले तो म्यूकस निकलता है। म्यूकस जो है वो एसिडिक अटैक से बचाता है। अगर आपके फूड में कोई तरह का एसिड मिक्स है, कोई भी जंक फूड आपने खाया, कुछ खाया, अगर उसमें कुछ एसिड मिक्स है तो उस एसिड से आपको नुकसान ना हो, उससे कौन बचाता है? म्यूकस। किससे बचाता है? एसिड से। डाइजेस्टिव जूस कंटेनिंग पेप्सिन, यानी कि जो जूस है डाइजेस्टिव उसमें क्या है? एक में पेप्सिन है। पेप्सिन होता है, एक रेनिन भी होता है। रेनिन यहाँ पर नहीं दिया गया है। पेप्सिन के बारे में आप पढ़िए। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को छोटे छोटे फॉर्म्स में तोड़ता है। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, रोटी के बाइट आपने खाया, रोटी का बाइट जाकर ही तो आपके ब्लड में घुलेगा नहीं, वो सबसे पहले सिंपलर फॉर्म्स में टूटेगा। ऐसे ही प्रोटीन है, वो भी पहले सिंपलर फॉर्म्स में टूटेगा। उसको तोड़ने का काम कौन करता है? पेप्सिन। थर्ड है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम HCl एसिड भी बोलते हैं। ये क्या करता है? जो भी बैक्टीरिया हमारे फूड के साथ आ जाते हैं या फिर जो बैक्टीरिया अलग से जो हमारे पेट के अंदर पहुंच जाते हैं उनको मारने का काम कौन करता है? HCl एसिड, ठीक है। किनको मारने का काम करता है? बैक्टीरिया को मारने का। यहाँ पर स्टमक में हमारा फूड डाइजेस्ट होता है कुछ हद तक। पूरा फूड हमारा डाइजेस्ट नहीं होता है पेट में। आप लोगों ने सुना होगा कि पेट में खाना पचता है, नहीं, पूरा खाना पेट में नहीं पचता है। हमारा कुछ खाना ही हमारा पेट में पचता है। फिर बाकी का जो खाना है, जो कंप्लीट डाइजेशन होता है, जो पूरा खाना जो पचता है, वो कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टमक में जितना खाना पचा अब वो आगे बढ़ा, ठीक है। माउथ से जैसे हमारा बढ़ा ना, माउथ से हमने चबाया, फिर आया ईसोफेगस में, ईसोफेगस के बाद आया स्टमक में। अब स्टमक के पास बात कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन यानी कि आंतें। आंतें जो हमारे पेट में हैं, है ना, तो जो पतली पतली जो छोटी वाली आंतें हैं उनको बोला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये लगभग एक जवान व्यक्ति में 7.5 मीटर की होती है, 7.5 मीटर की लगभग होती है एक जवान व्यक्ति में, बच्चों में नहीं, जवान व्यक्ति में, ठीक है। इस स्मॉल इंटेस्टाइन के आसपास ही पाए जाते हैं लीवर एंड पेंक्रियाज। क्या पाए जाते हैं? लीवर एंड पेंक्रियाज। लीवर सभी ने सुना होगा, पेंक्रियाज का नाम भी लगभग सभी ने सुना होगा। ये दोनों भी ग्लैंड ही हैं। क्या है? ये ग्लैंड है, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड है, लीवर और पेंक्रियाज भी ग्लैंड हैं। इन ग्लैंड से क्या निकलता है? वही जूस निकलेगा। ऑब्वियस सी बात है, ग्लैंड्स क्या करती हैं? जूस का सीक्रेशन। तो लीवर और पेंक्रियाज से भी जूस निकलता है। ये तो निकलता ही है, साथ में हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से भी कुछ जूस निकलता है।
लीवर और पेंक्रियाज से भी निकलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से भी जूस निकलता है। लीवर और पेंक्रियाज का जूस निकल कर कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो जूस है वो तो वहाँ पर है ही। अब ये सारे प्रकार के जूस मिलकर स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करते हैं? खाने को पचाते हैं। पूरी तरह से खाना यहाँ पर पचा दिया जाता है। लीवर जो है वो सबसे बड़ी ग्लैंड है हमारी पूरी बॉडी की। लार्जेस्ट ग्लैंड याद रखिएगा, सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? लीवर, जो कि रेडिश ब्राउन कलर की होती है। कैसी होती है? रेडिश ब्राउन, यानी कि लगभग लाल कत्थई सी कलर की होता है हमारा लीवर। लीवर क्या करता है? हमारा बाइल जूस का सीक्रेशन करता है। लीवर से याद रखिएगा कौन सा जूस निकलता है? बाइल जूस। बाइल जूस का काम क्या होता है? देखिए, आपके फूड में क्या पाया जा रहा है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ठीक है, ये चीज़ें पाई जा रही हैं। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को तो बाकी के जूस कन्वर्ट कर देते हैं, है ना, इनको तो तोड़ देते हैं छोटे छोटे फॉर्म्स में। लेकिन फैट जो है वो पानी में घुलने वाली चीज़ नहीं है। ये तो पानी में इनसॉल्यूबल है, सॉरी सॉल्यूबल है, ये तो पानी में घुल जाते हैं, लेकिन फैट नहीं घुलता है। तो फैट क्योंकि बड़ा तगड़ा कॉम्प्लेक्स है ना, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, बहुत ज़्यादा तगड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ये आसानी से नहीं टूटता है। तो उसको तोड़ने का काम कौन करता है? बाइल जूस, जो कि कहाँ से निकलता है? लीवर से निकलता है। तो लीवर से बाइल जूस निकलकर फैट को तोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर, पेंक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन तीनों से जूस निकलते हैं। लीवर से बाइल जूस निकलता है और ये तीनों स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड को, यानी कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स को छोटे छोटे फॉर्म्स में तोड़ देते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं पेंक्रियाज के बारे में। पेंक्रियाज क्या है? एक क्रीम कलर की ग्लैंड है। क्या है? ग्लैंड है पेंक्रियाज भी, ये भी। और कैसे कलर की है? क्रीम कलर की, जो कि जस्ट बिलो द स्टमक, यानी कि पेट के जस्ट नीचे पाई जाती है। बगल में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पेंक्रियाज ऐसी दिखती है। कैसी दिखती है? ये आपकी पेंक्रियाज है, इस प्रकार की आपकी ये पेंक्रियाज दिखती है, जो कि स्टमक के जस्ट नीचे पाई जाती है। ये देखिए, ये हमारा स्टमक है, उसके जस्ट नीचे पेंक्रियाज पाया जाता है, ठीक है। अब पेंक्रियाज कौन से कलर का होता है? क्रीम कलर का होता है। ये क्या करता है? इसमें से भी जूस निकलते हैं, उन जूस को क्या बोला जाता है? पेंक्रियाटिक जूस। कौन से होते हैं? पेंक्रियाटिक जूस। पेंक्रियाटिक जूस जो है वो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन को सिंपलर फॉर्म्स में तोड़ने का काम करते हैं। कहने का मतलब यही है कि पेंक्रियास में से, लीवर में से और स्मॉल इंटेस्टाइन में से जो जूस निकलते हैं, लीवर में से बाइल जूस, पेंक्रियाज में से पेंक्रियाटिक जूस और स्मॉल इंटेस्टाइन में से भी बाकी जो अदर जूस निकलते हैं, वो खाने को पचाने में मदद करते हैं, ठीक है। अब जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये तीनों सिंपलर फॉर्म्स में टूटा। तो कौन कौन से सिंपलर फॉर्म्स होते हैं इनके? तो कार्बोहाइड्रेट टूटता है हमारा शुगर में। किस में टूटता है? शुगर में। फिर प्रोटीन जो हमारा टूटता है वो अमीनो एसिड में, और फैट जो हमारा टूटता है फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में। तो यही होते हैं सिंपलर फॉर्म्स, ठीक है। प्रोटीन का अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट का शुगर और फैट्स का फैटी एसिड, ये इनके सिंपलर फॉर्म्स हैं। इनमें ये टूट गए। अब ये टूट गए, खाने का पाचन हो गया, जरूरी न्यूट्रिएंट्स हमने खाने में से निकाल लिए, ठीक है। प्रोटीन निकाल लिया, फैट निकाल लिया, कार्बोहाइड्रेट निकाल लिया। अब इसका क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा, हमारी बॉडी इनको सोखेगी, ठीक है। तो डाइजेस्ट फूड टुगेदर विद सम विटामिन्स एंड मिनरल इज एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसकी जो ये बॉल्स हैं, जो ये दीवाल हैं, क्या है? दीवाल, ये प्रोटीन को, फैट को और जो हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, इन तीनों को क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। इनको क्या कर लेती है? सोख लेती है, ठीक है। यहाँ पे हमारा खाना पचा, फिर ये इनकी दीवाल ने सोख लिया, ठीक है। और साथ में यहाँ पर देखिए विटामिन्स एंड मिनरल्स भी लिखा हुआ है, साथ में विटामिन्स और मिनरल्स भी यहीं पर मिक्स हो जाते हैं। इनके साथ मिलकर सब कुछ एब्जॉर्ब्ड हो जाता है, ठीक है। ये कहाँ पहुँचता है? ब्लड स्ट्रीम में, जहाँ से खून जाता है वहाँ पर पहुँचता है, ठीक है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। अब द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। हमने पढ़ा था ना, एलिमेंट्री कैनाल हमारे माउथ से होते हुए एनएस तक जाती है। तो उसमें सबसे बड़ा क्या होता है? सबसे बड़ा पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। The inner surface of a small intestine contain a large number of finger-like projection called
These tiny projection on its inner walls further increase their surface area for absorption। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इनमें पतली पतली क्या पाई जाती हैं, इसके लोअर एरिया में इस पतली पतली पाई जाती हैं क्या, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, यानी कि जैसी हमारी उंगली है वैसे ही कुछ प्रकार के कुछ पाई जाती हैं जिनको हम विली कहते हैं, प्लूरल विली कहते हैं और सिंगुलर में हम बोलते हैं विलस। क्या बोलते हैं, विलस या वाइलस, आपको जो भी पढ़ना हो विलस हम इनको पढ़ते हैं। तो तरह बहुत सारी विलस पाई जाती हैं। ये विलस क्या करती हैं, एब्जॉर्प्शन, फूड का एब्जॉर्प्शन कौन करती हैं, विलस करती हैं। ठीक है, दिस टाइनी प्रोजेक्शन ऑन इट्स, ये वाला हो गया लाइन। फिर ईच ब्लस हैज ए नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल क्लोज टू सरफेस, द सरफेस बिली एब्जॉर्ब द डाइजेस्ट फूड मटेरियल। वही मैंने बता दिया कि बिली जो है वो क्या करती हैं, फूड का एब्जॉर्प्शन करती हैं। अब द एब्जॉर्ब फूड सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी बाय द ब्लड वेयर दे आर यूज टू ब्लड बोल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस लाइक प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी एंड एनर्जी। मैंने बताया अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका जो यहाँ पर पच गया, यहाँ पर इनकी दीवार ने सोख लिया, इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवार ने सोख लिया। अब ये जहाँ जाएगी, जहाँ से खून बह रहा है वहाँ पर जाएगी। अब ये खून के द्वारा जब पूरी बॉडी के ऑर्गन्स में जाती है, अलग अलग ऑर्गन्स में, पूरी बॉडी में जब ये खाना फैलता है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। क्या बोला जाता है, एसिमिलेशन। ठीक है, अब यहाँ से एक बार थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं। माउथ से हमने चबाया, दांतों के द्वारा चबाया, टंग ने सलाइवा के साथ मिक्स करवाया, लार के साथ मिक्स करवाया, वहाँ से होते हुए ईसोफेगस में आया। ईसोफेगस में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन की प्रोसेस से क्या हुआ, फूड आगे बढ़ता गया। फूड आगे बढ़ता गया, कहाँ पहुँचा, स्टमक में। स्टमक में होते हैं डाइजेस्टिव जूस, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाई जाती हैं, उनसे निकलते हैं डाइजेस्टिव जूस। म्यूकस निकलता है, डाइजेस्टिव जूस पेप्सिन निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। यहाँ पर खाने का पाचन हुआ, आधा पाचन हुआ, इसके बाद बाकी का खाना पहुँचा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। वहाँ पर हमारे खाने का पूरा पाचन हुआ। कैसे हुआ, पेंक्रियाज और लीवर से जूस निकले, लीवर से बाइल जूस निकला, पेंक्रियाज से पेंक्रियाटिक जूस निकले, सारे गए स्मॉल इंटेस्टाइन में। सारों ने मिलके क्या करा, खाने को पचाया। खाने को क्या करा, पचाया। कार्बोहाइड्रेट को शुगर में तोड़ा, प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ा, फैट को फैटी एसिड में तोड़ा। इसके बाद हुआ एब्जॉर्प्शन। अब खाना जो पच गया, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स ने उसको सोख लिया, उसकी वॉल्स ने क्या करा, उसको सोख लिया। कहाँ पहुँचा दिया, सोख कर ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड स्ट्रीम में पहुँचा दिया, यानी कि जहाँ से खून बहता है वहाँ तक पहुँचा दिया। अब खून के द्वारा जो पूरे शरीर में खाना पहुँचेगा, खून के द्वारा जो पूरे शरीर में खाना पहुँचेगा, उसको क्या, अलग अलग ऑर्गन तक पहुँचेगा, उसको क्या बोला जाता है, एसिमिलेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खाना हमारा पूरा पच गया, ठीक है, और बाकी खाना पूरे बॉडी में पहुंच गया। अब क्या होता है, जो कुछ अनडाइजेस्टेड फूड है जो कि नहीं पच पाया, है ना, जो कि खाना पूरा जो पच गया लेकिन कुछ जो फूड बच गया जो कि नहीं पच पाया, वो कहाँ पहुंचता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ पहुंचता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन लगभग 1.5 मीटर की होती है। कितने की होती है, 1.5 मीटर की। अब इस लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, इसका मेन फंक्शन रहता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड साल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। यानी कि जो खाना नहीं पचा है उसमें से पानी को और सॉल्ट को, नमक को, इन दोनों चीज़ों को सोख लेने का काम कौन करता है, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में से बचा कुचा जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो कि नहीं पच पाया है, जो कि खाना जितना पचना था उसमें से तो पूरे न्यूट्रिएंट्स निकाल लिए गए, ठीक है, लेकिन अब जो नहीं पच पाया उसमें कुछ वाटर रहेगा और कुछ सॉल्ट रहेगा, उसको कौन सोख लेता है, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, हेयर मोस्ट ऑफ द वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स आर एब्जॉर्ब इनटू ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम में सारे ये सोख लिए जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम में पहुंचा दिए जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी जूस सीक्रेट नहीं होता, याद रखिए। स्मॉल इंटेस्टाइन में जूस सीक्रेट होता है, लीवर में होता है, पेंक्रियाज में होता है, सलाइवरी ग्लैंड भी करती है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी जूस सीक्रेट नहीं होता है, ठीक है। अब जो मटेरियल यहाँ पर पहुँचा है, जो मटेरियल यहाँ पर पहुँचा है, द मटेरियल डेट रिमेन्स नाउ इज़ मोर सेमी सॉलिड, यानी कि जो बचा कुचा जो पचा नहीं है जो खाना, वो यहाँ पर जो पहुँचा है उस मटेरियल को बोला जाता है फेसिस या स्टूल, फेसिस या स्टूल, ठीक है। अब ये जो फेसिस है, फेसिस स्टोर टेम्परली इन रेक्टम एंड देन पास्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल अब जो भी बच गया हमारा, जो भी नहीं पचा, वो कहाँ इकट्ठा हो जाता है, रेक्टम में।
रेक्टम में हमारा इकट्ठा हो जाता है और एनस के थ्रू हम उसको बाहर निकाल देते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? एजेशन। क्या बोला जाता है? एजेशन या डेफिकेशन या एजेशन उसको कहा जाता है। वही स्मॉल इंटेस्टाइन तक हमारा खाना पूरा पच गया, जो भी नहीं बचा वो हमारा पहुंचा लार्ज इंटेस्टाइन में। वहाँ से उसमें भी जो ज़रूरी चीज़ें थी जैसे कि वाटर और साल्ट निकाल लिया गया। अब जो भी वेस्ट मटेरियल जो भी बचा, जिसको हम स्टूल कहते हैं, फेसेस कहते हैं, वो पहुंचा रेक्टम में और रेक्टम के थ्रू हम और एनस के थ्रू हमने उसको बाहर निकाल दिया। रेक्टम से पहुंचा एनस में और एनस के थ्रू हमने उसको निकाल दिया बाहर। डायरिया एक कंडीशन होती है। क्या होती है? डायरिया जिसको हम लूज मोशन भी बोलते हैं या दस्त पेचिश भी बोल सकते हैं। डायरिया एक कंडीशन होती है एक टाइप की, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति है उसको बार बार क्या होते हैं? लूज मोशन लगते हैं, उसको बार बार लूज मोशन लगते हैं। इट इज़ कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग और इंडाइजेशन। ये किस चीज़ से होता है? खाना या तो आपके अच्छे से पच नहीं पाए, या फिर आपको फूड पॉइजनिंग वगैरह हो जाए, या इन्फेक्शन वगैरह कोई पेट में हो जाए, तो इसकी वजह से आपको डायरिया हो सकता है ना। इसमें दस्त पेचिश जिसको हम हिंदी में कहते हैं, दस्त पेचिश वगैरह आपको हो सकता है, बार बार लूज मोशन आपको लग सकते हैं, ठीक है। और इसको रोका कैसे जा सकता है? इसको रोका जा सकता है ORS सॉल्यूशन से, यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है। इसकी मदद से रोका जा सकता है, क्योंकि अगर आपको बार बार दस्त पेचिश लगेंगे, डायरिया हो गया अगर आपको, तो आपके शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। तो उस पानी की कमी को पूरा करने के लिए ORS सॉल्यूशन बाज़ार में मिलता है, नहीं तो आप घर पर भी बना सकते हैं। पानी में बहुत सारा नमक घोलकर और थोड़ी सी शक्कर डालकर वो ORS सॉल्यूशन हो जाता है, उसको आप पीजिए, या बाज़ार में मिल जाता है पैकेट। उसकी मदद से ये दस्त पेचिश हमारे ख़त्म हो सकते हैं और डायरिया की शिकायत भी उससे ख़त्म हो सकती है। इसके बाद पढ़ना है हमें रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स क्या कहलाते हैं, इसको समझिए। रूमिनेंट्स जो है हमारे घास फूस वाले खाने वाले जो हमारे जानवर हैं, जो कि घास वगैरह, पत्तियाँ वगैरह ये सब खाते हैं, उन्हीं एनिमल्स को बोला जाता है रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स में एक प्रोसेस होती है र्यूमिनेशन। क्या होती है? र्यूमिनेशन। ये देखिए क्या होता है इनमें, जैसे कि जो गाय वगैरह है, जो बकरी वगैरह है, आपने देखा हो ये जुगाली करती है। क्या करती है? जुगाली करती है। मुंह में चबाती रहती हैं, घास वगैरह को चबाती रहती हैं। देखिए ऐसा इनमें क्यों होता है? ये सबसे पहले अपने खाने को चबाती नहीं है, सीधा निगल जाती हैं, सीधा अंदर निगल लेती हैं, ठीक है। इनको सीधा सीधा ये निगल लेती हैं। कौन? गाय, और जो भी ये रूमिनेंट्स है, यानी कि गाय, भैंस, बकरी, ये सब, ठीक है। अब ऐसा ये क्यों करती हैं? इसलिए ताकि ये मांसाहारी जानवरों से खुद को बचा सके, जैसे कि हिरन वगैरह है, ये सब ये क्यों करते हैं? क्योंकि मांसाहारी जो गाय वगैरह है, ये मांसाहारी जानवरों से अपने आप को बचा सके। अगर ये एक ही जगह पर खड़े रहकर वहीं जितना खाना जहाँ पर सामने पड़ा हुआ है उसको धीरे धीरे खाएंगे, तो कोई भी जानवर आ सकता है और इसको खा सकता है इनको। तो ये क्या करती हैं? पूरा का पूरा जितना खाना पहले डला हुआ है उसको पूरा का पूरा निगल जाती हैं, अपने सलाइवा के साथ मिक्स करके उसको निगल जाती हैं। फिर क्या करते हैं? ये फूड को वापस लाते हैं माउथ में। कहाँ लाते हैं? वापस अपने माउथ में लाते हैं और फिर इसको धीरे धीरे चबाते हैं, फिर धीरे धीरे चबाकर फिर निगलते हैं, फिर इसको गुटका जाता है अंदर, है ना। तो पहले सीधा निगल लिया, फिर उसको वापस माउथ में लाया, फिर वापस माउथ में लाकर अच्छी तरह से इसको चबाया और फिर से उसको अंदर निगल लिया। इसी प्रोसेस को बोला जाता है र्यूमिनेशन, और इसीलिए इनको बोला जाता है र्यूमिनेंट्स। एनिमल्स को क्या बोला जाता है? र्यूमिनेंट्स। समझ में आया? फिर से एक बार समझ लीजिए। जो र्यूमिनेंट्स एनिमल होते हैं ये अपने खाने को पहला तो सीधा निगल जाते हैं, निगलने के बाद ये एक जगह स्टमक में अपने स्टोर कर लेते हैं। स्टोर करने के बाद ये वापस उसको अपने मुंह तक लाते हैं, ठीक है। इनमें ये नेचुरल चीज़ें बनाई गई है, भगवान ने ऐसे, जिसने भी ऐसा बनाया हुआ है, तो पहले से इनमें नेचुरल चीज़ें कि अपने फूड को वापस माउथ तक लाते हैं, फिर इसको अच्छे से चबाते हैं और फिर ये उसको चबाकर अच्छे से खाते हैं। माने कि एक जगह अपने स्टोर कर लेते हैं, है ना, ताकि फिर ये चबाने का काम तो वो कहीं भी खड़े होकर, सेफ जगह पर खड़े होकर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट पेज निकाल लीजिए आप। द स्टमक ऑफ अ र्यूमिनेंट हैज 4 चैम्बर्स, इट इज़ कॉल्ड अ कंपाउंड स्टमक। जो एनिमल्स हैं, जो र्यूमिनेंट्स हैं, उनमें उनके जो पेट है, उनका जो स्टमक है, उसमें कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 अलग अलग खाने होते हैं, ठीक है, जिसको कंपाउंड स्टमक कहा जाता है। इनके स्टमक को क्या बोला जाता है? कंपाउंड स्टमक, क्योंकि ऐसे
4 खाने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। कौन कौन से हैं वो? सबसे पहला है ल्यूमेन, दिस इज द फर्स्ट चैम्बर एंड इज वेरी लार्ज, ये सबसे पहला चैम्बर है, सबसे बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। द फूड रीचेज द ल्यूमन आफ्टर सोलिंग, मैंने जो बताया कि जो फूड को अपने निगल लेते हैं पूरा, ये निगल के फूड ये कहाँ जाता है? ल्यूमन में जाता है। कहाँ जाता है? ल्यूमन में जाता है। फिर ये वहाँ पर पार्शियली डाइजेस्ट होता है, यानी कि आधा पकता है, पूरा नहीं पकता है। कितना पकता है? आधा। फिर अगला परिणाम है रेटिकुलम, दिस इज द सेकंड चैम्बर वेयर द कट गोज एंड सेंट बैक टू द माउथ एंड टू बी च्यूड फर्दर। देखिए, जो ने खाना निगला उसको कहाँ स्टोर किया? ल्यूमेन में। ल्यूमेन में आधा खाना पक गया, उसी आधे खाने पके को क्या बोलते हैं? कड, COD, कड बोला जाता है। फिर वो कड रेटिकुलम के द्वारा होते हुए कहाँ आया? माउथ में आया। कहाँ आया? माउथ में आया। माउथ में फिर इसको अच्छे से दोबारा चबाया गया, इसको दोबारा चबाया गया। फिर है ओमेशम, दिस इज द थर्ड चैम्बर वेयर द रिच्यूड फूड रीचेस आफ्टर सोइलिंग अगेन वेयर द फूड इज फर्दर डाइजेस्टेड बाय डाइजेस्टिव जूस। थर्ड चैम्बर है हमारा, जिसको हम ओमेशम कहते हैं। यहाँ पर खाने को दोबारा, जो खाना इनने दोबारा जो चबाया है, फिर दोबारा चबा के जो दोबारा निगलते हैं, तो वो कहाँ पहुँचता है? ओमेशम में। पहली बार निगलते हैं तो कहाँ पहुँचता है? ल्यूमेन में। ल्यूमेन से वापस आया मुंह में, कहाँ से होते हुए आया? रेटिकुलम से होते हुए। वो रेटिकुलम से जब उनने दोबारा चबा लिया, फिर वो कहाँ पहुँचता है? ओमेशम में पहुँचता है। फिर होता है एबोमेशम। क्या होता है? एबोमेशम, दिस इज द फोर्थ चैम्बर। ये कौन सा होता है? फोर्थ चैम्बर। द फूड इज फर्दर डाइजेस्टेड हेयर, फिर बाकी का जो खाना बचा कुचा है, जो पूरा का जितना है, पूरा डाइजेशन यहाँ पर होता है। आफ्टर डाइजेशन द फूड गोज टू स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ से फूड जो है बाकी का जो पचता है उसके बाद कहाँ पहुँच जाता है? स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन में। और वहाँ से फिर वही एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस जो हमने पढ़ी है, वो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस यहाँ पर होती है, ठीक है। ये नीचे स्ट्रक्चर बना हुआ है, जैसे कि एक ये सीप बनी हुई है, सीप या गाय जो भी बना कर इन्हें दी हुई है, एक ल्यूमिनेंट्स है, इसमें ये चैम्बर्स बने हुए हैं। यहाँ पर देखिए, ये खाना को ढकते हैं तो सीधा जाता है हमारा ल्यूमेन में। ल्यूमेन में जाने के बाद ये पहुँचता है रेटिकुलम में। वापस कहाँ पहुँचता है? यहाँ पर रेटिकुलम में। यहाँ से वापस आता है हमारा माउथ में, फिर इसको चबाते हैं, फिर ये वापस कहाँ जाता है? ओमेशम में। यहाँ जाता है ओमेशम में। ओमेशम में जाने के बाद ये फिर कहाँ पहुँचता है? एबोमेशम में। वहाँ पर बाकी का बचता है, फिर पहुँच जाता है हमारा यहाँ पर इंटेस्टाइन में, और एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, रिवाइज समराइज यहाँ पर कर लेते हैं। हमने पढ़ा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। पहले हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ईटिंग हैबिट्स। ईटिंग हैबिट्स पर हमने पढ़ा हेटेरोट्रॉप्स को। हेटेरोट्रॉप्स हमने पढ़े हर्बीवोरस जो कि सिर्फ शाकाहारी खाते हैं, कार्निवोरस जो कि सिर्फ मांसाहारी खाते हैं, ओमनिवोरस जो कि शाकाहारी और मांसाहारी दोनों खाते हैं, पैरासाइट्स यानी कि जो दूसरों की बॉडी के अंदर रहते हैं या ऊपर रहते हैं, उन पर डिपेंड रहते हैं, इसके वेंजर जो कि मरे हुए जानवरों पर या मरे हुए पौधों पर डिपेंड रहते हैं। फिर हमने पढ़ा यूटिलाइजेशन डाइजेशन इन बॉडी, ठीक है। डाइजेशन जो हमने पढ़ा इन ह्यूमंस में कैसे होता है? सबसे पहले माउथ के द्वारा चबाया जाता है, दांतों में, बक्कल कैविटी में क्या है? दांतों के द्वारा चबाया जाता है। टंग के द्वारा उसको सलाइवा के साथ मिक्स करके ईसोफेगस तक पहुंचाया जाता है। कहाँ पहुंचते हैं? ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप। वहाँ से होते हुए स्टमक में जाता है। स्टमक में डाइजेस्टिव जूस होते हैं, वहाँ पर डाइजेस्टिव जूस में मिलकर इसका पाचन होता है ना, डाइजेशन होता है, कुछ हद तक होता है, पूरा नहीं होता है। उसके बाद पहुँचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका पूरा पाचन होता है। लीवर और पैंक्रियास से जूस निकलते हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं और खाने को पचाते हैं। फिर जो भी बचा कुचा जो खाना, जो पाचन, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, वो पहुंचता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जहां पर उसमें से वाटर और साल्ट को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। फिर बाकी का जो बचा कुचा वेस्ट मटेरियल वो पहुंचता है हमारा रेक्टम में। रेक्टम में पहुंचने के बाद एनएस के थ्रू हम उसको बाहर निकाल देते हैं। ग्रास ईटिंग एनिमल्स यानी कि रूमिनेंट्स में हमने अभी अभी देखा, खाने को ये निगल लेते हैं। निगलने के बाद यहाँ ल्यूमेन में पहुँचाते हैं। ल्यूमेन में पहुँचाने के बाद वहाँ पर थोड़ा सा डाइजेस्ट होता है, जिसको कड बोलते हैं। जो जितना डाइजेस्ट हुआ उसको कड बोलते हैं। रेटिकुलम से होते हुए ये माउथ में आता है। माउथ में इसको दोबारा चबाया जाता है। दोबारा चबाने के बाद ये पहुँचता है ओमेसम में। ओमेसम में चबाने के बाद ओमेसम के बाद पहुँचता है, ये पहुँचता है एबोमेसम में। एबोमेसम में जो भी पूरा डाइजेशन होता है उसके बाद ये पहुँचता है स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन में, और वहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है। न्यूट्रिएंट्स का ज़रूरी चीज़ें फूड में से निकाल ली जाती हैं, ठीक है।
और इसी प्रकार से रूमिनेंट्स में डाइजेशन होता है। फिर हमने अमीमा में भी देखा था, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था, यानी ये घेरा बना के अपने फूड को कहाँ अंदर ले लेता, फूड वैक्यूल को, है ना, वहाँ से फिर जूस निकलते थे, फिर ये साइटोप्लाज्म में मिक्स हो जाता था, है ना, और उसके बाद ये अपने वेस्ट मटेरियल को फिर से घेरा छोड़कर वो वापस निकाल देता था। ठीक है, इस प्रकार से हमने देखा था। पूरा चैप्टर हमारा हो गया है। इसके PDF भी मैं आपको आज ही सेंड कर देता हूँ, इसके बाद वीडियो के बाद ही। तो उसके क्वेश्चन आंसर भी आप कॉपी में लिख लीजिए, उसी प्रकार से लिखने हैं जैसे कि फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको कॉपी में लिख के दिया था। पेज के दोनों साइड हेडिंग डालनी है आपको, सबसे पहले चैप्टर का नाम डालना है, ऊपर ब्लैंक खाली जगह पर, और पूरे चैप्टर को लिखना है। एक्सरसाइज जो है वो मैं आपको अलग से सेंड करता हूँ, ठीक है, और क्वेश्चन आंसर जो है वो मैं आपको अलग से PDF देता हूँ। तो दोनों आपको अलग अलग दिए जा रहे हैं, तो दोनों को देख लीजिए और कॉपी में कर लीजिए, वर्क पूरा करिए। ठीक है।